Hello friends, welcome back to our YouTube channel and today we gonna talk about the movie called Abduction। ये मूवी ईयर 2011 में आई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों मूवी शुरू होती है और हम इसके मेन कैरेक्टर नेथन हार्पर को देखते हैं जो कि 18 साल का सीनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है और अपने पेरेंट्स के साथ पिक्सविगन जो कि अमेरिका का एक शहर है उसी में रहता था। नेथन अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहा होता है लेकिन अक्सर उसे रातों में अजीब से सपने आते हैं। वो अपने इन सपनों के चलते रोजाना एक लेडी साइकेट्रिस्ट से भी मिलता है जो कि उससे बहुत सवाल करती थी और उसकी काउंसलिंग किया करती थी। नेथन अपने दोस्त कैरन के साथ एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था। दरअसल ये प्रोजेक्ट मिसिंग हुए बच्चों के बारे में था और ये उसके स्कूल का प्रोजेक्ट होता है और इसी प्रोजेक्ट के चलते वो एक ऐसी वेबसाइट को देखते हैं जो कि ये बता सकती है कि जितने भी लोग मिस हुए हैं वो अब कैसे दिखते होंगे। नेथन उसमें एक ऐसा फोटो देखकर हैरान हो जाता है जो कि बिल्कुल उसके जैसा नजर आ रहा था। वो सोचता है कि मुझे सच जानकर रहना है और वो मेडिकल रिपोर्ट से भी ये जान जाता है कि उसके माँ बाप बायोलॉजिकली अलग अलग हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स असली नहीं हैं। नेथन इस सच को कंफर्म करने के लिए अपनी माँ के पास भी जाता है और वो उनसे इस बारे में सवाल पूछता है जिस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ ये सही है, हम तुम्हारे असली पेरेंट्स नहीं हैं। अभी वो नेथन को और भी कुछ बताने वाली होती है तभी दरवाजे पर नॉक होता है और वहाँ हम दो लोगों को देखते हैं जो कि खुद को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से बताते हैं। नेथन की माँ को उन पर शक होता है इसीलिए वो उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने देती लेकिन वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं। नेथन की माँ उनसे लड़ने लग जाती है। इसी बीच नेथन के पिता भी आ जाते हैं। वो नेथन को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं। नेथन भाग जाता है लेकिन उसकी माँ और उसके पिता दोनों को भी मार दिया जाता है। इसी घर में नेथन की दोस्त कैरन भी मौजूद थी जिसे ये लोग पकड़ लेते हैं। नेथन के पेरेंट्स तो अब इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए नेथन वापस आता है। नेथन उसको आजाद करवा लेता है लेकिन वो ये जानने की भी कोशिश करता है कि ये आदमी कौन है, पर वो उन दोनों को देख नहीं पाता क्योंकि उस जगह पर बॉम्ब लगा हुआ था और बॉम्ब के फटने से पहले ही उसे इस जगह से निकलना था। इसीलिए वो क्लियरली ये देख नहीं पाता कि आखिर वो लोग कौन थे जो उसके घर आए थे। और ब्लास्ट की वजह से नेथन की दोस्त जख्मी हो जाती है जिसे वो हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर वो पुलिस से कांटेक्ट करता है सब कुछ बताने के लिए कि कैसे दो अनजान लोग उसके घर पर आए और ये सब हुआ। नेथन की कॉल पुलिस को नहीं जाती बल्कि इस कॉल को CIA के ऑफिसर फ्रैंक ब्रिटन ट्रेस कर लेते हैं। दरअसल इस CIA ऑफिसर ने पुलिस की तरफ जाने वाली सभी कॉलों को हैक कर लिया था और वो खुद उनसे बात करता है। वो फोन पर नेथन को बताता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे समझना इतना आसान नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है, तुम मेरा साथ दो, मैं कुछ ऑफिसर को तुम्हें रिसीव करने के लिए भेजता हूँ। लेकिन अचानक से वही लेडी साइकेट्रिस्ट आ जाती है जिससे नेथन काउंसलिंग किया करता था। वो खुद को गुब्बारों से छुपाते हुए आती है और नेथन को वहाँ से भागने में मदद करती है। दरअसल ये साइकेट्रिस्ट भी एक CIA की ऑफिसर होती है जो नेथन को सेफ हाउस का एड्रेस देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर जाओ, यहाँ तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। और दूसरी तरफ CIA ऑफिसर फ्रैंक ब्रिटन बताता है कि जब नेथन 3 साल का था तो उसके असली पिता जो कि खुद भी एक CIA के ऑफिसर थे, उस वक्त उन्होंने टेररिस्ट सबरियान से एक ऐसी हार्ड ड्राइव चुराई होती है जिसमें 25 करप्ट CIA ऑफिसर के नाम थे और इस टेररिस्ट का यही प्लान होता है कि नेथन को किडनैप कर लिया जाए और बदले में उसके पिता से हार्ड ड्राइव वापस ली जाए। लेकिन नेथन के पिता को ये सब मालूम हो जाता है इसीलिए वो नेथन को किसी और फैमिली के हवाले कर देते हैं क्योंकि अगर वो अपने सगे माँ बाप के साथ रहा तो नेथन की जान को खतरा रहेगा। इन्हीं रीजन की वजह से टेररिस्ट सबरियान एक फेक मिसिंग चाइल्ड वेबसाइट बनाता है जहां से वो नेथन को ढूंढ सके। वो दो लोग जो नेथन के घर गए थे वो इसी टेररिस्ट सबरियान के लोग थे। अब नेथन और उसकी दोस्त कैरन एक सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। यहाँ उसे वो हार्ड ड्राइव भी मिलती है जिसमें CIA के करप्ट ऑफिसर का डेटा सेव होता है और ये वही डेटा होता है जिसके पीछे सब भाग रहे होते हैं। इस डेटा के अलावा उन्हें एक गन, पैसे और सेलफोन भी मिलता है। कैरन परेशान होती है इसीलिए वो अपने घर कॉल करती है। उसकी कॉल को CIA के ऑफिसर और टेररिस्ट सबरियान के लोग दोनों भी ट्रेस कर लेते हैं। वो उनकी पूरी बातें सुनते हैं जिसकी वजह से उन्हें अब यहाँ से भागना पड़ता है। अब ये लोग यहाँ से दूर भाग रहे होते हैं
लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि टेररिस्ट सब्रियान का राइट हैंड उनका पीछा कर रहा है और सब्रियान का ये राइट हैंड नेथन के दोस्त कैरन को किडनैप कर लेता है और वो उसके मुंह पर टेप लगाकर बंद कर देता है। बड़ी मुश्किल से कैरन खुद की टेप उतारकर खुद को आजाद करवाती है। नेथन उससे फाइट करता है और आखिर में उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब CIA के ऑफिसर फ्रैंक ब्रिटन नेथन से मिलते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे पिता ने जो डेटा चोरी किया था, जो कि अब तुम्हारे पास आ गया है, उसमें शायद उसका भी नाम हो सकता है। मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी टेररिस्ट सब्रियान और उसके साथी नेथन और उस CIA ऑफिसर पर स्नाइपर से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये लोग ये डेटा किसी भी तौर पर लीक नहीं होने दे सकते थे, क्योंकि उसमें उनके राज छुपे हुए थे कि कौन कौन उनके साथ मिला हुआ है। और ऐसे लोग अपने बुरे काम को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जाया करते हैं। यहाँ से नेथन और उसके दोस्त कार में बैठकर भाग जाते हैं। कुछ देर में कॉल आती है जिसमें टेररिस्ट सब्रियान धमकी देता है कि डेटा मुझे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी दोस्त कैरन के पेरेंट्स को मार दूंगा। अब क्योंकि यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल होता है, इसीलिए नेथन डेटा को देने के लिए राजी हो जाता है और वो सब्रियान को डेटा हार्ड ड्राइव देने के लिए बेसबॉल स्टेडियम में बुलाता है। नेथन यहाँ पर अपने किसी पुराने दोस्त की मदद से एक गन भी हासिल कर लेता है और वो सब्रियान से मिलने के लिए बेसबॉल स्टेडियम में पहुंच जाता है। नेथन का प्लान ये था कि वो इस टेररिस्ट को मार देगा। जब सब्रियान वहाँ पहुँचता है तो वो उसे बताता है कि मैंने किस तरह तुम्हारी माँ को मारा और तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारे पिता की लोकेशन बताने से मना कर दिया था, इसीलिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था और इसीलिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। और उस वक्त तुम सिर्फ 3 साल के थे और तुम वहाँ मौजूद भी थे। वो उसे अपनी बातों में उलझाकर उससे पिस्तौल ले लेता है। वो उस पिस्तौल का निशाना नेथन की तरफ कर देता है और ये देखकर नेथन वहाँ से भागने लगता है और सब्रियान भी उसका पीछा करता है। और उसी स्टेडियम में CIA ऑफिसर भी होते हैं जो कि उन दोनों पर नजर रख रहे थे और वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर पहली बार नेथन को उसके पिता की कॉल आती है। वो उसको बताते हैं कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने दूर रहते हुए भी तुम्हारा ख्याल रखा है, मैं अभी भी तुम्हारे करीब ही हूँ, तुम बस किसी भी तरह पार्किंग एरिया में आ जाओ। नेथन ऐसा ही करता है और वो भागते हुए पार्किंग एरिया में पहुंच जाता है। यहाँ पर नेथन के पिता स्नाइपर की मदद से टेररिस्ट सब्रियान को गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। और इतनी ही देर में CIA ऑफिसर फ्रैंक और उसकी टीम भी पार्किंग एरिया में आ जाती है और वो उससे कहता है कि वो हार्ड ड्राइव तुम मुझे दे दो, ये तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। उस वक्त CIA के सीनियर ऑफिसर भी आ जाते हैं। फ्रैंक ब्रिटन को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि नेथन के पिता ने सीनियर को पहले ही बता दिया था कि फ्रैंक ब्रिटन भी करप्शन में इन्वॉल्व है और तमाम सबूत इस हार्ड ड्राइव में मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि नेथन के पिता उसे कॉल करते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि सॉरी नेथन, मैं शायद वैसा पिता नहीं बन पाया जैसा मुझे होना चाहिए था। मैं CIA में टॉप सीक्रेट ऑफिसर हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हें खुद से दूर रखना पड़ा ताकि तुम सेफ रहो। नेथन, मैंने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है, तुमसे दूर रहते हुए, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स के शक्ल में जिन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया या वो साइकेट्रिस्ट जिसके पास तुम जाते थे, ये सारी बातें फोन पर हो रही होती हैं। तब नेथन कहता है कि आप मेरे सामने आए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन उसके पिता इनकार कर देते हैं क्योंकि वो शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने उसकी एक अच्छे बाप की तरह परवरिश नहीं कर पाई और ये कहते हुए कि मेरे होते हुए तुम्हें या तुम्हारी दोस्त को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।